Hello friends, welcome back to my YouTube channel Theories of Physics. This is Dheeraj Maurya, a physics teacher, a physics learner. Today we will discuss about postulates of special theory of relativity. तो हमने अपनी पिछली क्लास में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, आपसे ढेर सारी चर्चाएं की और आपको ये बताया कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या था, उनका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था और लास्ट में उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला। हालांकि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तो नल आया था, लेकिन उसको प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप करने में क्या योगदान रहा। ठीक है, तो आइए हम उसको एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। तो जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था, ईएमएम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था, तो इनकी योजना क्या थी, इनका ऑब्जेक्ट यही था माइकलसन मोरले का कि जो हमारे पास उस समय की अवधारणा के अनुसार हमारे पास ईथर का फ्रेम है जो कि एब्सोल्यूट और रेस्ट माना गया, उस फ्रेम में अपनी अर्थ की वेलोसिटी को निकालना। क्योंकि अगर हम ईथर के फ्रेम में, जो कि काल्पनिक है, उस फ्रेम में अगर हम अपनी अर्थ की वेलोसिटी निकाल पाते तो भी हम अर्थ की वेलोसिटी, वो हमारा ईथर फ्रेम किस वेलोसिटी से चल रहा है, इसको निकाल पाते, तब हम आसानी से और सारी जानकारियां ईथर के फ्रेम के बारे में हासिल कर सकते थे। लेकिन माइकलसन मोरले का जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया वो फेल हो गया। तो मैं इनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा रिवाइज करा देना चाहता हूं। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट सेटअप था कुछ इस तरह से था। उन्होंने एक बीम स्प्लिटर लिया था जिसको 45 डिग्री पे रखा था, फिर इसमें से लाइट पास कराया था उन्होंने, तो जो आगे जाके एक मिरर से जो है रिफ्लेक्ट होके फिर ऐसे नीचे आती, फिर उन्होंने, और एक पार्ट लाइट का एक पार्ट आगे गया है तो दूसरा पार्ट ऊपर रिफ्लेक्ट होके ऊपर गया, जो मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होके जो है यहाँ पे आया। और यहाँ इन्होंने एक टेलीस्कोप लगा के रखा था, ठीक है ना। इस टेलीस्कोप में उनको फ्रिंज पैटर्न दिखने वाला था और लाइट को यहाँ से जाके फिर यहाँ तक पहुँचने में और फिर मिरर M1 तक जाके यहाँ तक टेलीस्कोप तक पहुँचने में जो टाइम लगा था, हमने पिछले वीडियो में कैलकुलेशंस किए थे। अगर आपको माइकलसन वो कैलकुलेशंस देखने हैं तो आपको जाके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डेल्टा टी हमारा क्या था, 2L/c 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी हमारा था T1 माइनस T2, ठीक है ना। ये T1 माइनस T2 क्या था कि लाइट को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है और फिर मिरर M2 तक जाके यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी की वजह से हमें यहाँ टेलीस्कोप में एक फ्रिंज पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है ना। ये फ्रिंज पैटर्न हमको दिखाई देता है ऐसे डार्क ब्राइट, फिर जो है फिर डार्क, ठीक है ना। ये डार्क ब्राइट आपने टेलीस्कोप में देखा भी होगा अपने एक्सपेरिमेंट लैब में, जैसे न्यूटन रिंग का आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ भी इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है। हालांकि वो सर्कुलर होता है, रिंग की तरह होता है, लेकिन पैटर्न ऐसे ही होता है, डार्क ब्राइट, ठीक है ना। तो इस तरह का फ्रिंज पैटर्न दिखेगा इसमें, और ये पूरा का पूरा डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये जो फ्रिंज पैटर्न है वो डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा। और हमें ये स्प्लिटर से मिरर की डिस्टेंस हमने यल लिया था और यल जो है फिक्स्ड था, तो हमें यल पता है, स्पीड ऑफ लाइट c पता है, और तब यहाँ से हम और हमको इस फ्रिंज पैटर्न की वजह से डेल्टा टी हम निकाल पाते। उसके बाद हमें v मिल जाता, इस सारा कुल कैलकुलेशन करने के बाद हमें v मिल जाता, तो हम ईथर के फ्रेम में हमारी अर्थ की क्या वेलोसिटी है इसको निकाल पाते आसानी से, ठीक है ना। तो उसके बाद ये का जो जीनियस था माइकलसन मोरले जी का, उनकी ये सारा कुछ करने के बाद उन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप 90 डिग्री से रोटेट कर दिया था। तो 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद फिर जो वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की डेल्टा टी, उसको डेल्टा टी प्राइम हम लिख रहे हैं, तो वो वैल्यू हमारी आई थी इसी मिरर M2 जो है M1 इधर चला आएगा और मिरर M1। तो सारा कुछ कैलकुलेशन हमने अपने पिछले लेक्चर में किया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे केवल इक्वेशंस लिख रहा हूँ। तो वो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये तो ये डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी प्राइम हमको चाहिए था। क्योंकि जब 90 डिग्री से रोटेट कर दिया गया तो इसमें जो फ्रिंज पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है डार्क ब्राइट ऐसा करके, इसमें शिफ्टिंग होनी थी, किसी डायरेक्शन में खिसकता, और वो कितना खिसकता, जितना वो खिसकता उससे हमें ये वैल्यू मिल जाती। फिर अगर ये वैल्यू मिल जाती, ये वैल्यू मिल जाती, तो हम आसानी से ईथर के फ्रेम में v को कैलकुलेट कर पाते।
और जब हमें v मिल जाता तो हमें ये पता हो जाता कि हमारी अपेक्षा ईथर का फ्रेम किस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से चल रहा है, और या ईथर के फ्रेम में हम लोग हमारी लेबोरेटरी हमारा अर्थ किस वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन जब ये सारा कुछ किया गया, ये सारा वर्क किया गया, लैब वर्क किया गया, तो देखा गया कि इस जो फ्रिंज पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, इस फ्रिंज पैटर्न में तनिक भी शिफ्टिंग नहीं हुई, बिल्कुल भी ये किसी भी डायरेक्शन में खिसका नहीं। तो हो सकता है ऐसा नहीं हुआ हो सकता है ऐसा नहीं हो, क्योंकि जो ईथर का फ्रेम था, ठीक है ना, जो ईथर का फ्रेम था वो फिक्स्ड माना जा रहा था, तो तब ये बात निकल के आएगी हो सकता है कि ईथर का फ्रेम भी किसी डायरेक्शन में चल रहा हो, एक समान वेग से, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में चल रहा हो, और हमारी अर्थ भी किसी डायरेक्शन एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, आप जानते हैं हमारी अर्थ जो है 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है ऐसा सन के चारों ओर। जब यहाँ होती है तो उसकी वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन इधर होता है, जब यहाँ होती है तो इसका डायरेक्शन इस दिशा में होता है। ऐसे ही अलग अलग पोजीशंस पे जो है अर्थ के वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होती है, ठीक है। तो हो सकता है जब ये रिजल्ट हमको इसमें शिफ्टिंग नहीं हुई, तो जब हो सकता है जिस समय ये एक्सपेरिमेंट किया गया हो, तो जो ये काल्पनिक फ्रेम ईथर है जो कि एक एब्सोल्यूट और रेस्ट माना गया था, तो ये सोचा गया कि हो सकता है कि ईथर का फ्रेम भी रेस्ट ना होकर किसी डायरेक्शन में चल रहा हो, और जिस समय एक्सपेरिमेंट किया गया हो सकता है उस समय जो अर्थ के वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन सेम टू सेम ईथर की भी हो। तो हो सकता है दोनों की वेलोसिटी जो है सेम हो, इसलिए यहां हमें v की वैल्यू कुछ नहीं मिल रही है। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग महीनों में किया गया, अलग अलग मंथ्स में दोहराया गया, कभी यहाँ कर किया गया, यहाँ किया गया, यहाँ किया गया, क्योंकि जब अगर यहाँ आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अगर ईथर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और हमारी अर्थ की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, तो अगर यहाँ 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है तो यहाँ 60 होनी चाहिए। अगर यहाँ 0 मिल रही है, मान लीजिए ईथर का फ्रेम भी जिस डायरेक्शन में हमारा अर्थ चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर ईथर भी उसी स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ मान लीजिए 0 मिला है, तो यहाँ 60 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड आनी चाहिए, क्योंकि अब ईथर के फ्रेम की डायरेक्शन इधर है, ईथर के फ्रेम के चलने की दिशा इधर है और हमारे जो है अर्थ की चलने की दिशा है वो इधर है, ठीक है ना। तो ऐसा, लेकिन तो जब अलग अलग महीनों में दोहराया गया ये एक्सपेरिमेंट, तब भी देखा गया कि हमारा ये जो फ्रिंज पैटर्न है, फ्रिंज पैटर्न वैसा का वैसा ही रह गया, इसमें बिल्कुल भी तनिक सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो पूरा योजना जो थी माइकलसन मोरले की वो फेल हो गई। तो इसी को कहते हैं नल रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट या निगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। आप कह सकते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, ठीक है ना। तो उस समय ये बहुत बड़ी अनबूझ फैली रही काफी दिनों तक, क्योंकि होना तो ऐसा नहीं चाहिए था, इसमें शिफ्टिंग तो जरूर होनी थी। जब इसको किया गया फिर 90 डिग्री रोटेशन वगैरह किया गया, तो इसमें थोड़ा सा शिफ्टिंग तो जरूर होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो शिफ्टिंग नहीं हुई, तो इसीलिए हम इसके रिजल्ट को नल रिजल्ट बोले, या माइकलसन की जो योजना थी उसको हमने नकार दिया कि इनका एक्सपेरिमेंट का कोई कुछ रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन ये नल रिजल्ट जो आया है, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि लाइट की वेलोसिटी हर फ्रेम में एक जैसी होती है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए, अगर ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट सफल हो गया होता, सक्सेस हो गया होता, हमें जो प्लानिंग थी कि ईथर के फ्रेम में हमारे अर्थ की वेलोसिटी हमें चाहिए, तो अगर वो सही हो गया होता, ये एक्सपेरिमेंट सही हो गया होता, तो हम उस रिजल्ट तक पहुंच जाते। तो जो काल्पनिक फ्रेम है हमारा, ईथर फ्रेम है जो कि एक एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम है, वो बात सच निकल के आती, और उसी फ्रेम में लाइट की वेलोसिटी सी होती, उसी फ्रेम में मैक्सवेल्स इक्वेशन सही होते, उसी फ्रेम में, और उस फ्रेम की अपेक्षा एक समान वेग से चलने वाले, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने वाले दूसरे फ्रेम इनर्शियल नहीं होते, दूसरे फ्रेम्स में लाइट की वेलोसिटी सी नहीं होती, C माइनस V ऐसा कुछ होना पड़ता। मैक्सवेल्स लॉ दूसरे फ्रेमों में सही नहीं होता। अगर ये सही हो गया होता, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी से हाथ धोना पड़ता, हमें प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को गलत साबित करना पड़ता, क्योंकि तब जब ये सही हो गया होता तो वही जो हमारे पास ईथर का फ्रेम उस समय काल्पनिक फ्रेम माना जा रहा था, जो कि एक एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम है, वही इनर्शियल फ्रेम है, उसी में लाइट की वेलोसिटी सी होती है, उसी में मैक्सवेल्स लॉ सही होते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशन उसी में सही होते हैं। बाकी दूसरे फ्रेम्स जो ईथर के फ्रेम की अपेक्षा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं, उसमें लाइट की वेलोसिटी V माइनस C नहीं हो, C माइनस V होनी पड़ती,
उसमें सी नहीं होती, मैक्सवेल्स लॉ सही ठीक तरह से वर्क नहीं करते, तो वगैरह वगैरह तमाम बातें। लेकिन इसके नल रिजल्ट से ही बहुत बड़ा योगदान रहा कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को आगे डेवलप करने में, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें यह पता चला कि कोई भी फ्रेम हो, कोई भी इनर्शियल फ्रेम हो, उसमें लाइट की वेलोसिटी सी होना है, ठीक है ना। उसको सी होना है, सी माइनस वी नहीं हो। किसी भी फ्रेम में सी माइनस वी नहीं होती, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर नहीं होती, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। केवल और केवल हर फ्रेम में, हर इनर्शियल फ्रेम में लाइट की वेलोसिटी सी होती है, ठीक है ना। तो यहीं से आइंस्टीन की परिकल्पना शुरू हुई और उन्होंने बताया कि ये आप मान लो कि लाइट की वेलोसिटी हर जगह सी होती है। तो उन्होंने इस थ्योरी क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से दिख रहा है, आप इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स के आधार पर सोचिएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिविटी वैलिड है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स के आधार पे तो लाइट की वेलोसिटी जो है सभी इनर्शियल फ्रेम में सी होती है। एक इनर्शियल फ्रेम की अपेक्षा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने वाले सभी फ्रेम्स इनर्शियल होते हैं, ऐसा हमें एक्सपेरिमेंट से दिख रहा है। लेकिन अब मैकेनिक्स से इक्वेशन का क्या, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का क्या? क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से तो अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है एक फ्रेम में जो है v है, तो दूसरे फ्रेम में अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर एक फ्रेम में कुछ है तो दूसरे फ्रेम में कुछ और होनी चाहिए। जैसे हमने अपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से लिखा था कि अगर जो है किसी पार्टिकल की वेलोसिटी एक फ्रेम में अगर u है तो दूसरे फ्रेम में u माइनस v, ऐसा कुछ होना पड़ेगा। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को हमने न्यूटन्स लॉ को यूज करके बनाया था, मैकेनिक्स के इक्वेशन को इस्तेमाल करके बनाया था। तो अब इनका क्या? तो यही इसी को सॉल्व करने के लिए मैं जो है आइंस्टीन ने एक थियरी डेवलप की जिसको स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, ठीक है ना। जो है तो उसके पोस्टुलेट क्या हैं, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर हमें जो है आइंस्टीन ने बताया कि मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, कोई भी लॉज हो, चाहे जितने भी लॉज हो, वो सभी इनर्शियल फ्रेम में एक से रहने वाले हैं और सभी फ्रेम्स में लाइट की वेलोसिटी सी रहने वाली है, ठीक है ना। अगर हमको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे तो हम करेंगे, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि सभी इनर्शियल फ्रेम्स में लाइट की वेलोसिटी सी होती है, सी माइनस वी नहीं होती, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर नहीं होता, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नहीं होता, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, केवल सी होती है, ठीक है। तो हम अब ये माइकल्स पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जरूर लिखेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है और आज का हमारा डिस्कस करने का टॉपिक भी वही है कि पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ लिखते हैं। है ना। तो पोस्टुलेट कहने का मतलब कि ये आप मान लो, आप इस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाना है, ठीक है ना। तो पहला पोस्टुलेट क्या था? पहली पोस्टुलेट तो वही प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या थी कि लॉज ऑफ नेचर इज इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। और सेकेंड पोस्टुलेट जो आया हमारा निकल के माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के नल रिजल्ट से, वो है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। कि लॉज ऑफ नेचर, चाहे वो फिजिक्स के लॉज हों, केमिस्ट्री के लॉज हों, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के लॉज हों, कोई भी लॉज हो, वो सबको जो है सभी इनर्शियल फ्रेम में इक्वल होना पड़ेगा, माने एक समान होना पड़ेगा।
और स्पीड ऑफ लाइट सबको जो है c होना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा स्पेशल पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जो आइंस्टीन ने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, तो सभी इनर्शियल फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट इक्वल होती है, c होती है। इसकी वजह से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत साबित होता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यही था हमारा ना कि ux प्राइम इक्वल टू ux माइनस v, कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर एक फ्रेम में v है तो लाइट की वेलोसिटी ही आप ले लीजिए कि लाइट की वेलोसिटी अगर एक फ्रेम में c है तो दूसरे में c माइनस v होना चाहिए, या किसी पार्टिकल की वेलोसिटी एक फ्रेम में कुछ है तो दूसरे इनर्शियल फ्रेम में उस वेलोसिटी का माइनस v ऐसा कुछ होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इस पोस्टुलेट की वजह से ये इक्वेशन तो गलत नजर आता है। तो अगर इनमें करेक्शन, तो अगर हमको इनमें करेक्शंस करने पड़ेंगे तो हम इनमें करेक्शंस करेंगे, तो बाद में इसी इक्वेशन को करेक्शन करके सुधार करके उसमें थोड़े से चेंजेस करके हमने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाला जिसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। तो हम अपनी अगली क्लास में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में ढेर सारी चर्चाएं करेंगे। और अगर आपको माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का और अच्छे से जानना है कि क्या है, कैसे है, उनका प्रोसीजर क्या था, तो हमारा पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है ना। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे होगा और हम ये जानेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे डिफर है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी कौन सी बातें बताता है, ऐसे कौन से इक्वेशंस देता है जो इस पोस्टुलेट पे एकदम फिट बैठते हैं, ठीक है ना। तो अगली क्लास हमारी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।